17 है फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। जैसे ही रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना, जो रेंट ट्रिब्यूनल है, वो जो अपना डिसीजन देगा उसके बाद ही एक डेट दे देगा कि दोनों पार्टी को अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने अपीयर होना है। अपील फाइल होगी तो अलग कहानी हो जाएगी। वहां की अपील फाइल अगर होती है भाई रेंट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट, अपील में कहा जाएंगे, अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन जब रेंट ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देता है तभी एक डेट फिक्स कर देता है कि अपीलेट के सामने अपीयर होना है। उससे पहले दोनों में से किसी भी पार्टी ने अगर अपील फाइल करी है, दोनों भी कर सकते हैं, तो अपील फाइल करी है तब आप उस डेट पे अपीयर होंगे जिस दिन अपील फाइल होने के बाद आपको डे मिला है। तो 17 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। सिर्फ एक पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, वो जैसा मैंने आपको ये कहानी बताई कि डिसीजन के बाद एक डेट दे देता है रेंट ट्रिब्यूनल ही कि एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल के सामने आपको अपीयर होना है। वो देख लीजिए, द रेंट ट्रिब्यूनल व्हाइल फाइनली डिसाइडिंग अ पिटिशन इन व्हिच इट इज नॉट प्रोसीडिंग एक्स पार्टी अगेंस्ट एनी पार्टी शैल फिक्स अ डेट बियॉन्ड, कितने दिन के बाद अपीयर होने के लिए कहेगा, बियॉन्ड 2 मंथ्स बट नॉट बियॉन्ड 6 मंथ्स, 2 से 4 महीने के बीच की कोई डेट। डिसीजन के एटलीस्ट 2 महीने बाद की डेट और 4 महीने से ज्यादा की, सॉरी 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो 2 से 6 के बीच के जो 4 महीने होंगे उनमें से कोई एक डेट देगा कि आप एपेलेट अथॉरिटी के सामने अपीयर होइए। लेकिन अगर अपील फाइल कर रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली होगा। पार्टी ने अगर अपील फाइल करी है तो फिर अकॉर्डिंगली होगा, वो आगे दिया हुआ है, अभी उसकी बात करेंगे। फिर देखिए सेक्शन 18, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के ज्यूरिसडिक्शन में बस आप ये ध्यान रखिए कि जहां जहां ट्रिब्यूनल का ज्यूरिसडिक्शन है सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, बस यही इंपॉर्टेंट है इधर। So, notwithstanding anything contained in any other law for the timing in force in the areas to which this act extend, only the rent tribunal, and no civil court shall have jurisdiction to hear and decide the petitions related to disputes between landlord and tenant, matter connected therewith इंसिले। जिन मैटर्स की बात इस एक्ट में करी गई है उससे रिलेटेड पिटिशन कौन सुनेगा? रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा, सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। एक ये प्री में कई जगह मतलब मल्टीपल स्टेट में रेंट कंट्रोल लॉज से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बनता है कि सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को किस सेक्शन में बार किया गया है। सो सेक्शन 18 में एक्सप्रेसली बार किया है कि जहां ट्रिब्यूनल का है सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट। इसके बाद प्रोविजंस के बारे में कि प्रोसीजर क्या होगा यहाँ पे रेंट कंट्रोल का, तो जो सेक्शन 15 16 में दिए हुए हैं वही सारे दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 19 पे आइए सीधे, एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील एंड लिमिटेशन देयर ऑफ। तो अभी अपन ने रेंट ट्रिब्यूनल की बात करी कि कैसे कैसे उसके पास पिटिशन जानी है, किन किन चीजों की, सेक्शन 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, अलग अलग चीजों की पिटिशन के बारे में अलग अलग टाइम लिमिट और प्रोसीजर की बात करी। सेक्शन 15 में जो पिटिशन जानी है वो नॉर्मल ग्राउंड की है, सेक्शन 16 में इमीडिएट पोजेशन वाला जाना है। उसके पहले सेक्शन 14 हमने पढ़ा कि अगर अनलॉफुली आपने लैंडलॉर्ड ने अगर इविक्ट करा दिया उससे रिलेटेड। तो ये सारा मैटर कौन डील कर रहा था? रेंट ट्रिब्यूनल कर रहा था। अब अगला जो सेक्शन डील कर रहा है वो है आपका एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील वाली जो अथॉरिटी होगी इसके ऊपर की। पहले पढ़ते हैं ये होगा कौन और कौन अपॉइंट करेगा। सो देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट सच नंबर ऑफ एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल एंड एट सच प्लेसेस एज मे बी डीम्ड नेसेसरी। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल भी, रेंट ट्रिब्यूनल भी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अपॉइंटमेंट वहां भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हाईकोर्ट ने किया था, यहां भी हाईकोर्ट करेगा। वेयर टू और मोर अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एनी एरिया, वो बिजनेस का डिफाइन कर देंगे। एन अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली। अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में भी कितने लोग होंगे? एक ही होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अपॉइंट कौन करेगा? टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, जो मैंने बताया जैसा वहां था सिमिलर इधर है, बस रैंक का डिफरेंस है। यहां कौन अपॉइंट होगा तो देखिए, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। ऑब्वियस सी बात है, ये appellant अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, तो हायर रैंक का ऑफिसर इधर होगा। अनलेस ही इज अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज केडर, यहां डीजे की रैंक होनी, वहां सिविल जज चाहिए था सीनियर डिवीजन, यहां चाहिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज केडर। हैविंग नॉट लेस देन 3 years एक्सपीरियंस, एज अ डीजे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए राजस्थान
कि जुडिशियल सर्विसेज में आपका। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दोनों ध्यान रखिएगा, रेंट ट्रिब्यूनल में सिविल जज सीनियर डिवीजन और एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज केडर और 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, एक ही ऑफिसर को दो अलग अपेलेंट का बनाया जा सकता है, वो सब नॉर्मल चीजें हैं, बहुत जरूरी नहीं है। इसका 6 इंपॉर्टेंट है अपील, और अपील की लिमिटेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपील का लिमिटेशन पीरियड। सो देखिए, फ्रॉम एवरी फाइनल ऑर्डर पास्ड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल एन अपील शैल लाई टू द एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक, अपील लाई करेगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज jurisdiction द premises is situated, and such an appeal, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, such an appeal shall be filed within a period of 60 days, 60 दिन के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल ऑर्डर। ठीक, फाइनल ऑर्डर जिस दिन भी आया रेंट ट्रिब्यूनल का, 60 दिन के अंदर अपील होनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाकी फिर वही प्रोसीजर दिया है कि अपील फाइल हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसको नोटिस जाएगा, और वो सारी चीजें यहाँ पे भी करी जाएंगी। अपने को पढ़ना क्या है कि पूरी अपील जो है डिस्पोज ऑफ कितने दिन में कर देना है, तो उसके लिए सबसेक्शन 8 पे आ जाएगी। The appellant rent tribunal shall thereafter fix a date of hearing which shall not be later than 45 days of service of notice on the respondent, and the appeal shall be, ये important है, dispose of कब होगी, and the appeal shall be disposed of within a period of 180 days from the date of service of notice of appeal on the respondent को notice गया उसके 180 दिन के अंदर, 180 days के अंदर अपील डिस्पोज ऑफ होनी है बाय द एपेलेंट रेंट ट्रिब्यूनल। ये एक इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में अपील फाइल होनी है, कितने दिन में डिस्पोज ऑफ होनी है, दैट्स इट। बाकी नॉर्मल बातें हैं। एपेलेट अथॉरिटी के पावर्स हैं, तो एपेलेट अथॉरिटी भी कुछ भी कर सकती है, रिवर्स कर सकती है, दोबारा भेज सकती है, दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के पास भेज सकती है हियरिंग के लिए, मैटर को कुछ भी कर सकता है एपेलेट रेंट ट्रिब्यूनल। वो पावर्स दिए, एक बार रीड कर लीजिए, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए। फिर ये देखिए बाकी के इसके जो क्लॉजेस हैं। सी, द डिसीजन ऑफ द appellant rent tribunal shall be final and no further appeal or revision shall lie against its order। appellant rent tribunal ने जो ऑर्डर पास किया वो फिर फर्दर अपीलेबल नहीं है, उसका रिवीजन भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। appellant rent tribunal फाइनल, पहले रेंट ट्रिब्यूनल ने दिया, आप अपील में गए, वहां जो हुआ वो फाइनल, उसके बाद और कुछ नहीं। ठीक, बाकी यहाँ पढ़ने लायक कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसके बाद सीधे आ जाइए 19A। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 19A जो है 2017 के अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर पेमेंट ऑफ रेंट एंड एरियर्स देयर ऑफ ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ पिटिशन और अपील। तो भाई जो भी पिटिशन चल रही है या अपील चल रही है, इस ड्यूरेशन में जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको पावर दिया गया है कि आप टेनेंट से रेंट पे करा सकते हैं इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड। पिटिशन अभी चल रही है, डिस्पोज ऑफ बाद में होगी, फाइनल डिसीजन बाद में होगा, आप अभी टेनेंट को ऑर्डर कर सकते हैं, ड्यूरिंग द पेंडेंसी आप टेनेंट को ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। ये कहता है 19A, ये पावर देता है अथॉरिटीज को।